हाय वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न। सो जो आज का हमारा एपिसोड होने वाला है इट इज गोइंग टू बी वेरी इट्स अ वेरी व्हाट शुड आई से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉमिक एपिसोड बिकॉज जो गेस्ट है हमारे बीच में ही इज फ्रॉम द स्टैंड अप कॉमेडी फील्ड एंड हिज नेम इज मिस्टर मंदार भिड़े। Right. वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। Thank थैंक यू you. सो मच फॉर बीइंग हियर। सर सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक हाउ आर यू डूइंग टुडे? I'm good. या Yeah. तो नाउअडेज स्टैंड अप कॉमेडी इज वेरी ट्रेंडिंग, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। तो कुछ इजी लैंग्वेज में कैन यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? I think पहले हम बचपन से जोक बोलते थे जब भी दोस्तों के साथ होते थे, कजिन्स के साथ होते थे। अब बस उसको एक फॉर्मेट मिल गया है, उसको एक ऑडियंस मिल गया है और अब बस लोग वही प्रोफेशनली कर रहे हैं। या सो यस, आई मीन वो जो बचपन के जोक्स होते थे वो कहीं से सुने हुए हम रिप्रोड्यूस करते थे। अब लोग खुद जोक बना रहे हैं एंड खुद उसको प्रेजेंट कर रहे राइट, तो दिस हैं इज एंड काइंड ऑफ बिकम अ थिंग ना, अब मतलब एक करियर की तरह भी लोग परस्यू करने लगे या हैं। मतलब ये लास्ट 10 साल में थैंक्स टू चीप इंटरनेट इन दिस कंट्री बहुत ज़्यादा अब लोग देखने लगे हैं कि कोई मेरी एक टेक कंपनी हुआ करती थी। मैंने वो बंद की 2011 में बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन उस टाइम देश में सिंगल डिजिट्स में था, लेस देन 10% था या और वही आज इज़ क्लोज टू 70%। तो उतना फ़र्क पड़ा है, तो आई थिंक उसकी वजह से एक ऑनलाइन देखने वालों का ऑडियंस भी बड़ा हो गया है। अब तो जैसे हमारे बचपन में, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, एक होता था कि आपके सामने 3 या 4 ही करियर ऑप्शंस होते थे, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या लॉयर बनो या सीए बनो। अगर वो नहीं करोगे तो वेस्ट है आपकी लाइफ, ऐसे ही करेक्ट हमें सिखाया गया था व्हेन करेक्ट ग्रोइंग अप। करेक्ट करेक्ट अब तो ऐसा हो गया है कि एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब लिटरली अब ऐसे एवेन्यूज़ आ चुके हैं कि आपको घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? करेक्ट ऑल दैट करेक्ट यू नीड इज़ अ कैमरा, गुड लाइटिंग एंड इंटरनेट कनेक्शन, या राइट? लोग घर से यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, कोई गेमिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर रहा है। तो आई थिंक इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। जब मैंने स्टैंड अप की शुरुआत की थी 2015 में, तब पूरे देश में, मतलब इंक्लूडिंग पीपल जो स्टेज पे 1 या 2 बार ही गए थे, उनको गिन के भी पूरे इंडिया में 200 लोग थे, जो स्टैंड अप कॉमेडी जो में थे। स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। अब ऐसा हो गया है कि अब हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर सिटी के, मतलब एक ग्रुप में 256 मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसे हर सिटी में 8-10 ग्रुप्स है। तो इतने कॉमेडियंस बढ़ गए। उस टाइम पे ये सारे 200 कॉमेडियंस मिलके जितना पैसा साल में कमा रहे थे, उतना आजकल कुछ कॉमेडियंस एक शो से कमा रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ मच द इंडस्ट्री हैज़ चेंज। किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब तो जो होता था ना पहले, कि एक स्टेज परफॉर्मर्स होते थे और एक शोबिज़ होता था, राइट? या अब वो बॉलीवुड एंड स्टेज की भी लाइन्स इतने ब्लर हो चुके हैं कि आज एज़ वी स्पीक देयर इज़ अ कॉमेडियन हू इज़ अपीयरिंग ऑन कौन बनेगा करोड़पति टुडे, या राइट? पहले भी 2-3 कॉमेडियंस आ चुके हैं, तो अब वो लाइन्स ब्लर हो रहे हैं। कपिल शर्मा शो में स्टैंड अप कॉमेडियंस जा रहे हैं। कपिल शर्मा शो के कुछ मेंबर्स अब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। यस तो आई थिंक एक्सेप्टेंस काफ़ी आ चुका है एंड बहुत आई थिंक बड़ा मार्केट है। एंड उसका अगेन बहुत सारे रीजंस है उसके, कि एक ये होता है कि अगर आप कोई प्ले देखने जाओ या अगर कोई आप मूवी देखने जाओ, तो ये दोनों में ना एक स्क्रिप्ट होती है जो चलती है। मूवी में तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड होता है, ऑफ कोर्स। प्ले में भी एक स्क्रिप्ट होती है, हाँ बिकॉज आप एक्टर एकदम। हो, सो यू नो कि मेरे डायलॉग पे बेस्ड आपका डायलॉग है, इनके डायलॉग पे बेस्ड इनका डायलॉग है। स्टैंड अप में क्या है ना, स्टैंड अप में शो का फ्लो कैसे भी चेंज हो सकता है। कि अगर मान लो इफ़ यू आर अ पॉलिटिकली इंक्लाइंड कॉमेडियन, राइट, आपका पॉलिटिकल कंटेंट ज़्यादा है, और अगर मान लो किसी दिन वो नहीं चल रहा है, आपकी ऑडियंस आई जिसको फैमिली फ्रेंडली जोक्स पसंद है, राइट तो आप इमीडिएटली वहाँ पे पिवट करके आप कुछ अलग कंटेंट कर सकते हो जिससे आप उनको एंगेज रखो। या अगर आप फैमिली फ्रेंडली कंटेंट कर रहे हो एंड पब्लिक है यंग पब्लिक, उनको एडल्ट कंटेंट चाहिए, अगर आपके पास है उस तरह का ये, तो आप उसमें स्विच कर सकते हो। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव आर्ट फॉर्म है एंड आई थिंक सारा जो मज़ा है इसका आर्ट फॉर्म का वो उसी में है। एंड दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है, अच्छा। क्योंकि व्हेन वी गो ऑन इंटरनेशनल टूर्स स्पेशली, हम्म। सो कंपेयर दैट टू अ प्ले। अब मैं मराठी में ज़्यादा कर रहा हूँ स्टैंड अप सिंस द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो मराठी में पहले प्लेस जाते थे। बट अब हिंदी से स्टार्ट किया था आपने? स्टार्ट हिंदी से किया था। अच्छा। इनफैक्ट जब स्टार्ट किया था तब इंग्लिश ज़्यादा हुआ करता था। ओके। सो इट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट 70% इंग्लिश, 30% हिंदी। तो सारा सेटअप जो इंग्लिश में होता था, पंच लाइन्स हिंदी में होती थी, बिकॉज हिंदी में एक अलग फ्लेवर आता है उसका। राइट राइट राइट। जस्ट टू एड्रेस यस। जो हमारे दोस्त हैं सर को, मंदार जी को 10 years अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं स्टैंड अप या कॉमेडी में, एंड ही स्टार्टेड इनिशियली विद हिंदी, या बट अभी 3-4 साल से वो मराठी स्टैंड अप बहुत कर रहे हैं। ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर फेस इन दैट इंडस्ट्री।
हाँ, अब आप कंटिन्यू करिए, अब यू आर टेलिंग अबाउट दैट प्रोडक्शन कॉस्ट थिंग। यस, तो ये होता है कि अगर आप कोई भी प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कोई म्यूजिशियंस का ग्रुप है, तो कम से कम 4 या 5 लोग आपको फ्लाई करने पड़ते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है सेटअप, कि प्ले के लिए अलग लाइट्स चाहिए, लाइट्स अलग तरह की होंगी, साउंड चाहिए, प्रॉप्स होंगे। सेट डिज़ाइन होता है, सब कुछ करेक्ट, होता है। करेक्ट, करेक्ट। स्टैंड अप शो में आपको सिर्फ एक स्टेज चाहिए, एक माइक चाहिए और लाइट्स चाहिए, जो होते ही है ऑडिटोरियम में। तो बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता। बस जो बाकी के लाइट्स होते हैं, कोई कोई कॉमेडियंस उसके कोई इफेक्ट्स उसमें से मैनेज कर लेते हैं कि एंट्री में ऐसा इफेक्ट होगा, राइट, एग्जिट में ऐसा इफेक्ट होगा, और म्यूजिक प्ले होता है। राइट। तो बहुत ही बेयर मिनिमम सेटअप के साथ एक शो हो जाता है। प्लस ऑर्गेनाइजर को एक ही इंसान को फ्लाई करना है, एट मोस्ट एक मैनेजर होगा, हाँ, राइट? सो बट जो पॉपुलर कॉमेडियंस है, आर दे चार्जिंग द, मतलब स्टैंडर्ड्स क्या बढ़ा है, आर दे चार्जिंग गुड अमाउंट या इन टुडेस टाइम? यस, बिकॉज अब कुछ कॉमेडियंस हैं जिन्होंने ओपेरा हाउस सिडनी में शो किया है, सोल्ड आउट। अब जाकिर खान जो है, उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन पहले थिएटर में परफॉर्म किया, अब ये मार्च वेरी में पॉपुलर फेस इज गोइंग टू परफॉर्म इन द अरेना, जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टेड टू सेल एनीवेयर फ्रॉम 20 to 30,000 टिकट्स, जो आज तक किसी इंडियन कॉमेडियन ने किया नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हो Big रही है अब। achievement. या इट्स अ वेरी बिग अच्छा, अचीवमेंट। सर डू यू रिमेम्बर दोस डेज जब वो लाफ्टर चैलेंज आता था, द ग्रेट हाँ, इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें या राजू श्रीवास्तव एंड सुनील पाल वर देयर एंड अदर कंटेम्पररीज आल्सो, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी तब नहीं पता था क्या होता है वो, इट वाज जस्ट अ शो जो हम देखते थे, Yes. एंजॉय करते थे, एंड इट हैड बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। या आई थिंक उसी से तो शुरुआत हुई सबकी, हाँ, वो कहीं ना मतलब कहीं वैसे ही फॉर्मेट था। सबको पता चला उस टाइम पे कि यार ऐसे जोक सुनाने से भी करियर बन सकता बनता है, राइट? आई थिंक दे वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये बताया लोगों को। हिंदी में, ये आई मीन इंग्लिश में वीरदास कर रहे थे 99 हाँ, से, बट काफी टाइम तक ऐसा था ना कि वीरदास कर रहे, एंड हम तो तब उस टाइम बहुत छोटे थे, तो कॉमेडी जी, शो के लिए तो पेरेंट्स भेजने नहीं वाले थे। जी। बट उतनी स्केल नहीं आई थी उनको तभी तक, उनकी आई थिंक स्केल अनलॉक हुई आफ्टर 2007 या 8। बट तब तक तो यही थे, मतलब राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, करेक्ट। नवीन प्रभाकर एंड ऑल ऑफ दीज नेम्स जो कपिल आज। शर्मा वाज आल्सो ऑफ द कपिल सेम शर्मा आई लीग थिंक दैट टाइम सीजन ना। 2 या सीजन 3 में आए थे। हाँ, बट या आई थिंक सीजन 1 में जो थे, आई थिंक दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बताया कि ये या आर्ट फॉर्म भी है। अच्छा, YouTube हैज आल्सो हेल्प्ड अ लॉट अ ना, लॉट, हाउसहोल्ड या नाम बन चुका यस है, यस पहले यस। टीवी पे देखते थे। सो आप कुछ पर्टिकुलरली बताइए अबाउट हाउ दिस मराठी स्टैंड अप वर्क्स, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उसमें? Okay, so Marathi is India's third most spoken language, या right? In fact, अगर आप numbers प्योर देखोगे ना, हम्म, तो it must probably be the second most spoken language, because Indian languages की hierarchy में second बंगाली आता है, but उसमें they also count the Bengali speaking people in Bangladesh, ओके, ओके। right? So amongst Indians, I think so there are around 10 crore people who speak Marathi. It is the world's 13th most spoken language. रियली? Yeah. वाओ। विच इज प्रोबेबली, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, राइट, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है मुंबई। वन फोर्थ ऑफ महाराष्ट्र, राइट, वाह, या 2.5 करोर्स है। यस, एंड यस, ऑस्ट्रेलिया में द कॉमेडी इंडस्ट्री, यस। राइट, जनरेट्स अ टोटल रेवेन्यू ऑफ क्लोज टू $1 billion, वाओ। राइट, वन फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। सो मार्केट बहुत बड़ा है। मैंने जब कॉन्शियसली एक कोविड के बाद में डिसाइड किया था जब मराठी करना है, तब काफ़ी लोगों ने बोला कि एक तो स्टैंड अप नीश है, उस टाइम नीश था, उसमें तू और सब नीश में तू जा रहा है। बट मेरा ये था कि वो नीश भी बहुत बड़ा है, सो इट्स अ इंडस्ट्री इन कहीं ना इटसेल्फ। कहीं आपने या माइट हैव, मतलब आपने कनेक्शन एक बिल्ड किया होगा, बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई या इटसेल्फ। हाउ डिड इट स्टार्ट कि आपने सोचा कि मैं स्टैंड अप करूंगा? तो इफ़ यू रिमेंबर, मुंबई में लोअर परेल में पैलेडियम मॉल है, हाँ, उसमें कैनवस लाफ क्लब हुआ करता था, यस, यस, राइट। सो कैनवस लाफ क्लब में शोज होते थे, एंड आई थिंक मतलब आज तक इंडिया में छोड़ो पूरी दुनिया में वैसा वेन्यू नहीं बनाया कॉमेडी के लिए, अच्छा, जहाँ पे देखने में भी उतना ही मज़ा आता था जितना स्टेज पे उस परफॉर्म करने में आता था। वाओ, ब्यूटीफुल वेन्यू। तो वहाँ पे 2014 में शो देखने गया था, एंड वो इतना मज़ा आया वो शो देखने में, बिकॉज लाइक आई सेड कि बीच में कॉमेडियन किसी को टोक रहे हैं, किसी का फ़ोन बज गया तो उसकी क्लास लग रही है, तो ये प्ले में नहीं होता है कभी। Yeah. तो मैंने कहा यार ये फॉर्मेट अलग है, इसमें मज़ा आ रहा है, तो इसके लिए आई थिंक कपल ऑफ वीक्स लेटर फिर गए देखने। और फिर वो देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा अंदर से लगा कि ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल में या कॉलेज में हमेशा जो एनुअल फेस्ट होता था उसमें आई यूज टू डू समथिंग, या तो एक फनी स्किट हो गया या कोई प्ले हो गया,
तो वो थोड़ा स्टेज का आदत था एंड कुछ ये भी थी कि कुछ तो मतलब जॉब तो मोनोटोनस होता ही है कोई भी आप देखो, तो थोड़ी जॉब की मोनोटोनी भी थी। आई वाज इन अ सेल्स जॉब, तो स्ट्रेस बहुत होता था, तो ऐसे कुछ तो होना चाहिए। तो इनिशियली तो ऐसा था कि हॉबी ही सही, कुछ तो डिस्ट्रैक्ट करने Yeah, वाली चीज़ आनी चाहिए yeah, लाइफ में। yeah, yeah. तो उसलिए लिखना शुरू किया। फिर तब मैं पुणे शिफ्ट हो गया था, तो पुणे में अच्छा. कुछ नहीं होता था। हाँ. फिर फिगर आउट किया, एक दिन पता चला कहीं ओपन माइक हो रहा है, तो वहाँ चले गया। वहाँ जाने के बाद पता चला मतलब you कि were very serious about that thing कि या मैं या I want to pursue that. हम फर्स्ट टाइम तो करना, एक बार तो करना हाँ, ही था, करके राइट? देखना ही था. तो फिर वो ओपन माइक के लिए चले गया, तब उन्होंने बोला नहीं, ओपन माइक इज़ ओनली फॉर म्यूजिशियंस। Okay. तो मैंने कहा यार मैं इतनी दूर आया हूँ, कुछ 12-15 किलोमीटर ट्रैवल करके आया था, तो जैसे ठीक है चल आ गया कर तो लो. विल गिव यू 5 मिनट्स। तो वो किया। उसके बाद उन्होंने कहा डू वन थिंग, 3 दिन बाद यहाँ एक शो हो रहा है स्टैंड अप का, तो आप वहाँ पे आ जाइए, आई विल ट्राई एंड टॉक टू द ऑर्गेनाइजर, नो गारंटीज, कर सकते. बट अगर उसने मान लिया तो आपको दे देगा वो स्टेज टाइम। Yeah. एंड डैनियल फर्नांडिस जो कॉमेडियन है, ही वाज क्यूरेटिंग लाइनअप्स उस टाइम पे। Okay. तो उनसे बात की तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो आई थिंक आई ओ माई स्टार्ट टू डैनियल फर्नांडिस। अगर वो उस दिन शायद ना बोलते तो हो सकता है मैं फिर कभी जाता नहीं। सो आई थिंक डैनियल फर्नांडिस को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे, सेकेंड टाइम रादर, बट फर्स्ट टाइम इन अ प्रॉपर स्टैंड अप शो। एंड आई थिंक उस शो के बाद में उनसे ही पता चला कि कैसे फॉर्मली शुरुआत करते हैं। तो फिर तब मुंबई में होते थे ओपन माइक्स, तो ऑफिस से या तो हाफ डे लेके या छुट्टी लेके 4 मिनट स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए हम पूना से मुंबई आते थे, फिर मुंबई से वापस जाते थे। तब तो ऐसा भी होता था कभी कभी नहीं हंसता था कोई। हाँ. तो वापसी के जो 3 घंटे वो ऐसे 3 दिन की तरह लगते थे कि कब घर पहुंचेंगे एंड सो जाएंगे, फिर नींद नहीं आती थी 2-2 दिन। तो वैसे मैं शुरुआत क्योंकि की। ये बात आपने भी बोली था, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट थिंग कि स्टैंड अप जैसे ऐसे जोक्स क्रैक करना या जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक प्रोसेस होता है जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो। एट टाइम्स ऑडियंस नहीं हंस रही होती है, कोल्ड ऑडियंस है, और कई बार ऑडियंस में कमेंट भी कर देते हैं। तो व्हाट इज, हाउ डू यू गाइस मतलब डील विद दिस? नहीं, आई थिंक एक पॉइंट के बाद ना आदत हो जाती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि नहीं हंसेगी ऑडियंस, कहीं ना कहीं मन में रहता है कि पता होता है कभी कभी ऑडियंस होगी जो थोड़ी टफ होगी, या कभी कभी ऐसे भी ऑडियंस आएगी जिन्होंने कभी स्टैंड अप देखा ही नहीं है, राइट, तो उनको जोक अच्छे लग रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं बट वो हंस नहीं रहे, एंड आपको आदत है उस अपलॉज की, लाफ्टर की, राइट? तो अगर वो नहीं मिलता है तो भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज क्या गलत हो गया। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक शो कम से कम 100-150 बार कर चुके हो, तो यू नो दिस कंटेंट वर्क्स। फिर एक दिन एक शो आ जाता है जहाँ पे ऐसा वो वाला रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है उस टाइम, बट आई मीन यू लर्न टू। तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ इतने सालों में कि आप खुद को ही हंसी आई हो, लग कि ये क्या हो गया अब मेरे साथ? ऐसे अब हंस सकते हो उसके ऊपर। आई थिंक 2016 या 17 की बात है ये। लोअर परेल में एक वेन्यू था वर्बेना करके, तो वहाँ किसी अंकल का 70th बर्थडे था, तो हिज सन हैड बुक्ड मी कि डैड का 70th बर्थडे, तो विल यू परफॉर्म, एंड मैं क्लीन फैमिली फ्रेंडली कंटेंट करता हूँ, तो ऐसे इवेंट्स में मुझे काफ़ी बुलाया जाता है। तो मैं वहाँ पे गया, एंड वो थोड़ा सा उस वेन्यू का लेआउट थोड़ा वियर्ड था, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप था बट लेंथ बहुत ही ज़्यादा थी। अच्छा। और विड्थ ऐसे ऑलमोस्ट मतलब इस काउच के ट्वाइस ऐसे 2x होगी उतनी ही थी। तो अगर आप एक एंड पे खड़े हो तो लास्ट रो में जो बैठे हैं वो, उनसे तो आपका कोई ऐसा कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा था। एंड जिनका बर्थडे था वो स्टेज पे गए, तभी भी कोई नहीं सुन रहा था कि जिसकी पार्टी में आप आए हो, जो इसके पैसे भर रहा है। एंड सारे पीछे बार काउंटर पे शोर चल रहा था। ऐसे रैंडमली इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, एंड मैंने कहा यार ये आर्ट फॉर्म ऐसा ना, अगर मैं म्यूजिशियन होता तो लोग कहीं से भी सुन के एंजॉय कर सकते हैं, बट मेरे इसमें उनको सुनना, प्रोसेस करना जरूरी है। राइट। तो उसके लिए रूम में थोड़ा डेकोरम लगता है कि बैठो, ध्यान दो, सुनो। करेक्ट करेक्ट। राइट, बिकॉज कई बार ये होता है कि मेरा जो ओपनिंग जोक होता है ना, उसी का रेफरेंस मेरे क्लोजिंग जोक में होता है, जिसको कॉल बैक कहते हैं। यस। तो अब ऐसा हो रहा है कि कोई सुनने को ही रेडी नहीं था। तो फिर वो जो होस्ट था उसने मुझे 5 मिनट के बाद बोला कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेट्स ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बैठा रहा, आई थिंक 1-1.5 घंटा और चले गया। फिर उसने लोगों को रिक्वेस्ट की, अब जो होस्ट है उसके बुलाने पे भी लोग नहीं आ रहे थे, एंड उस टाइम तो मैं फेमस भी नहीं था कि मेरे बोलने पे लोग आ जाएंगे, राइट? तो लोगों को मैं बुला रहा हूँ, लोग कह रहे हैं व्हाई शुड वी कम, हु आर यू?
तो फिर Right. मेरा ये था कि अब पैसे लिए हैं तो उतना टाइम तो करना पड़ेगा, राइट? यस 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 फिर एक पॉइंट के बाद उसने बोला कि आई डोंट थिंक ये हो चलेगा आज, तो ही सेड आई एम रियली सॉरी, मतलब इट वाज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम और ये, तो इट्स ओके। तो वो मुझे छोड़ने आ रहा था बाहर, एंड मुझे बाहर छोड़ने उतने में आई थिंक हिज मॉम हैड गॉन टू द वॉशरूम, तो वो वापस आए एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी मस्ट ऑल्सो बी लाइक बिटवीन 65-70 बिकॉज हस्बैंड का 70th बर्थडे एंड शी इज लाइक वेयर आर यू गोइंग? तो मैंने कहा होम। बट नो, वी हैव पेड यू मनी, यू आर नॉट परफॉर्म, यू आर जस्ट लीविंग। तो मैंने कहा मतलब मैं तो हूँ यहाँ पे, आई एम रेडी टू गो ऑन स्टेज, आपके बेटे ने ही बोला कि नहीं हो रहा है वर्कआउट तो यू लीव। एंड वो आंटी छोड़ने को ही तैयार नहीं, मेरा हाथ पकड़ के, अब लिटरली एक ओल्ड लेडी अगर आपको ये करे तो आप ले जा रही है, रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, राइट? एंड वो मुझे फिर से लेके गई, सिर्फ कुछ तो करो, कैन यू सिंग? मैंने बोला नहीं, तो कहते मिमिक्री करो, डांस करो, कुछ तो करो। आंटी प्लीज, चाहिए तो आप पैसे वापस ले लो, लेकिन ये सब मत नहीं होगा। बोलो। नहीं, then her son came, he said mom you are embarrassing everybody here please। फिर वो लेडी ने हाथ छोड़ा एंड मतलब आई थिंक उसने बहुत बददुआ दी होगी उस दिन मुझे, बट आई थिंक अगर फनीएस्ट ये पिक करना होता है आई थिंक यही होगा। काफी होते रहते हैं, मतलब काफी वियर्ड ही होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट वाइज या कल्चरल वाइज भी अलग अलग ऑडियंस एक्सपीरियंसेस होते होंगे ना। या तो अब तो सिंस मराठी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो बाहर इतने स्टेट्स में नहीं होते, मतलब महाराष्ट्र में होते हैं, गुजरात में होते हैं बिकॉज बड़ौदा हैज लॉट ऑफ महाराष्ट्रियंस, यस एमपी में होते हैं कभी कभी, कर्नाटक में होते हैं, गोवा में होते हैं, बट इसके बाहर हार्डली कोई स्टेट में होता है। करेक्ट करेक्ट, बट वेरी नाइस। बट या कॉलेज शोज वगैरह काफी किए हुए हैं, तो Yeah. हर जगह पे एक अलग चैलेंजेस अलग होते हैं, हर जगह पे एक्सपीरियंस अलग होता है। मैंने धनबाद में एक बार शो किया था, अच्छा वहाँ पे आईआईटी है, एक इंडियन हाँ. स्कूल ऑफ माइंस है, Okay. इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, जिसको 2014 में आईआईटी बनाया गया था। अच्छा तो उस टाइम पे तो स्टूडेंट्स ने बोला था नहीं काफी सेफ है, कोई ये नहीं, आप आ जाइए। अच्छा फिर हम कॉलेज में गए तो आईआईटी का कैंपस तो अंदर तो बहुत ही सेफ होता है। यस तो फिर मुझे किसी ने बोला सर यहाँ पे मलाई वाली चाय बहुत फेमस होती है, ओके तो वो बस कैंपस के गेट के बाहर ही मिल जाएगी। तो हम वहाँ पे गए एंड एक्चुअली बहुत अच्छी थी वो। एंड फिर उतने में उनका जो प्रोफेसर था उसका फ़ोन आया, ये सेट कि कहाँ हो आप लोग? सेट सर बाहर चाय पीने उनको लेके आए थे। उसने बोला अभी के अभी वापस आ जाओ। हम वापस गए एंड उन्होंने उसको टाटा काफ़ी डांटा। ही सेट जो भी गेस्ट आता है दे आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही सेट विद इन द कैंपस बेसिकली कि वहाँ का एनवायरनमेंट माइट नॉट बी वेरी, बाहर बेसिकली आपको नहीं safety. लेके जाना है, सेफ हो नहीं हो तो। बट उस टाइम पे रियलाइज हो कि अगर प्रोफेसर इतना डांट रहा है, तो मतलब एंड मेरे साथ एटलीस्ट 7-8 बच्चे थे कॉलेज के, मतलब बच्चे मतलब एवरीबडी मस्ट बी अराउंड 20 इयर्स ओल्ड, राइट? तो मैं कहा इतने लोग होने के बाद भी अगर प्रोफेसर कंसर्न्ड है तो फिर थोड़ा सा रिस्क तो होगा इसमें, कुछ तो बात होगी। बट या गैंग्स ऑफ वासेपुर वहाँ चल रहा होगा सर उनका अपना। बट है काफी Very nice. सीखने को मिलता है, काफी नए लोग मिलते हैं। हम्म सो या मजा तो आता है। एंड अच्छा सर नाउअडेज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं रोस्टिंग हैज बिकम अ वेरी न्यू थिंग, ट्रेंडिंग है कि रोस्टिंग को दे माइट थिंक कि न्यू फॉर्म ऑफ कॉमेडी, मजाक उड़ाओ लोगों का, बट समटाइम्स वो होता है ना लाइंस क्रॉस भी होती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रोस्टिंग फॉर्मेट? आई थिंक रोस्ट में ना क्या होता है जनरली, अगर मान लो आप आए हो एज अ पैनलिस्ट और एज अ गेस्ट, तो उसमें पैनलिस्ट भी रोस्ट होते हैं, गेस्ट भी रोस्ट होता है, राइट? बिकॉज गेस्ट आके सारे पैनलिस्ट को रोस्ट करता है, हर पैनलिस्ट जब आता है तब बाकी सबको रोस्ट करता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो फॉर्मेट वैसा है। अगर मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपसे पर्सनल कोई एनमिटी है या वो मेरा ओपिनियन नहीं है आपके बारे में। इट्स जस्ट अ जोक जो मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में क्रैक कर लिया, करेक्ट, राइट? तो वो है उसका, आई थिंक लोगों को उसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि एज लॉन्ग एज दोनों ओके है कि मैं ओके हूँ आप पे जोक करने में, मैं ओके हूँ अपने ऊपर जोक लेने में, एंड वाइस वर्सा। तो इट्स अ नाइस थिंग, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आजकल क्या हो गया ना, ऑफेंड होना एक फैशन स्टेटमेंट की तरह हो गया है, राइट? क्योंकि और स्पेशली मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, आप चाहे तो एडिट कर देना, बट अब पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, राइट? जब इलेक्शंस आते हैं तो हर किसी को विजिबिलिटी चाहिए, राइट? तो विजिबिलिटी चाहिए तो कोई तो मुद्दा चाहिए होता है। अब ये होता है कि ये नहीं, रूलिंग पार्टी पे कुछ नहीं कर सकते कि अब रोड्स खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स में हालत खराब है। अब सॉफ्ट टारगेट कौन है? आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट कि आपने आपके प्ले में कुछ गलत एक लाइन बोल बोल दी, दिया गलत होगा, भी नहीं होगा, पर कुछ बोल भी दिया आपने होगा। बोल दिया तो उस पे लोग उसका इशू बना देंगे। स्टैंड अप कॉमेडी में किसी ने कुछ बोल दिया तो लोग उसका इशू बना देंगे। अब ये होता है कि अगर मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, राइट, कि सचिन तेंदुलकर पे अगर मैंने कोई जोक कर दिया तो वो ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ तो ले लेते हैं,
कि जैसे मैंने अगर कहा कि हमारे बिल्डिंग में एक बच्चा है, वो कहता है सचिन घटिया बैट्समैन है, या तो वो पहला पार्ट हटा देंगे, सिर्फ मेरे मुंह से सचिन घटिया बैट्समैन है ऐसा वो वाला वो क्लिप वायरल हो वो जाएगा, वायरल हो जाएगा फिर और पूरी दुनिया की हिट मुझ पे आएगी कि ऐसे कैसे तूने बोल दिया, राइट। Correct. तो इसका डर रहता है हमेशा, इसलिए आप देखोगे कभी भी प्लेज में भी या स्टैंड अप शोज में भी, अनलेस वी आर रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं नहीं देते। देते हैं अगर कोई रिकॉर्ड कर भी रहा होता है तो उसको रोकते हैं या कि प्लीज डोंट रिकॉर्ड, या लोग रखे होते हैं ऑडिटोरियम्स में कि भाई कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको रोको, बिकॉज इसका डर सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि कॉमेडी एंड एक्टिंग इज वन ऑफ दोज फॉर्म्स जिससे आप जो सोसाइटी में हो रहा है वो दिखा सकते हो बहुत ही, थिएटर में नाटक करके या स्टैंड अप कॉमेडी करके। दैट्स व्हाई ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल एंगल उसमें इंक्लूड हो जाता है या लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। कई बार बहुत अग्रेसिव इंसिडेंट्स भी मैंने सुने हैं कि हुए हैं कुछ कॉमेडियंस के साथ कि उन्होंने शायद ऐसा कुछ बोल दिया है, तो दीज थिंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द थिंग ना। इसके लिए काफी केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज कौन किस चीज का कहाँ जाके इशू करेगा इसमें। अब मेरे केस में अब मैं क्लीन कंटेंट करता हूँ, राइट। मेरे शो में एज लिमिट इज 8+। अच्छा, वो 8+ भी इसके लिए रखे कि उससे कम उम्र के बच्चे अगर आएंगे तो बीच में रोने लग जाते हैं, बीच में बात करने लग जाते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, इसलिए वो 8+ है। अब उस कंटेंट में भी कई बार लोगों को आता है तो अपने पेरेंट्स पे कैसे, यार मेरे पेरेंट्स पे मैं जोक कर रहा हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे डैड शेयर करते हैं उस वीडियो को लोगों के साथ, राइट। तो अब वो है कि बस किसी भी रीजन को लेके ऑफेंड होना है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो एक रहेंगे 5% 10% ऑफ योर व्यूअर्स, तो वो छोड़ देना है, मतलब मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। सिंपल ये है, जैसे मैंने कहा 10 करोड़ लोग हैं, उसमें से मैं अगर 1 करोड़ को भी ब्लॉक कर दूंगा फिर भी 9 करोड़ बचते हैं। हाँ, दिस इज अ गुड फॉर्मूला फॉर बीइंग सॉर्टेड। अपना पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है ना। और आप ऐसा काम करो जिसमें आप लोगों को हंसा रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी, मतलब पीसफुल रहना जरूरी है आपको, राइट। नहीं, और कभी कभी क्या होता है ना कि समटाइम्स एक तो होता है इग्नोर करना, बट किसी दिन आप भी उस मूड में होते हैं ना कि यार आज नहीं सुन के लूंगा। कोई तो इंसान है जो रैंडम कहीं छोटे गांव में बैठा हुआ है, जो शायद होगा 15-16 साल का, वो कमेंट कर रहा है कुछ तो कि भाई छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। एंड फिर वो एक ट्रोलर्स, यार मैं दुनिया भर में शोज करके आया हूँ, ये आदमी कौन है मुझे बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, राइट। ऑफ कोर्स तो तभी कभी ऐसा मन करता है कि वो करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, सो दैट उसको वो ईमेल पे जो नोटिफिकेशन जाता है उसमें नोटिफिकेशन चले जाएगा मुझे क्या बोलना है, और फिर मैं वो कमेंट डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट मतलब जब मैं ब्लॉक करूँ किसी को तो वो अपने आप डिलीट हो जाती है। बट ऐसा होता है ना कि जब आप सोशल मीडिया एक पर्सनालिटी हो, सो एक पॉइंट के टाइम तो आपको इग्नोर करना पड़ता है जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, क्योंकि इतने लोग कमेंट करते हैं, आप कब तक ही किसको एड्रेस करोगे। इनिशियली ये फर्क पड़ता होगा इन चीजों का, आई थिंक सो, बट एक टाइम के बाद शायद यू गेट यूज्ड टू, या माइंड को आप वैसा सेट कर लेते हो कि अफेक्ट नहीं होना है। देखो ये कैसा है ना, मतलब मैं एनालॉजी हमेशा देता हूँ कि हम रोड पे अगर जा रहे हैं, राइट, और मैं आपकी पर्स लेके मैं भाग रहा हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया, राइट, तो आपकी पर्स है, आपको गुस्सा, आप मुझे मार रहे हो, इन्होंने पकड़ा, इनको पता है मैं चोरी करके भाग रहा हूँ, ये मुझे मार रहे हैं। बाकी जो 50 लोग हैं ना, इनको मालूम ही नहीं है, उन्होंने बस देखा आप दोनों मुझे मार रहे हो, वो भी मुझे एक टपली मार के चले जाएंगे, राइट। तो ये सोशल मीडिया हर्ड मेंटालिटी जो ट्रोल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, राइट। ये इनको कोई आपके लाइफ से लेना देना नहीं है, तो उनको बस आके कुछ तो करना है, कमेंट करना बहती गंगा में हाथ धोना है मे बी। और उनके लाइफ का ना हाई पॉइंट यही होता है कि आपने रिप्लाई किया। मतलब कितनी बार तो ऐसा होता है, बड़ी बात हो जाती है ना, लोग कमेंट करते हैं और क्या ना, मैं कुछ कमेंट्स में इग्नोर कर देता हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फैमिली मेंबर के बारे में आप कुछ अगर गलत बोल रहे हो, तो फिर ये होता है कि भाई इसको तो जवाब देना पड़ेगा, राइट। फिर अगर आप रिप्लाई करो तो कहते नहीं है मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम अ बिग फैन। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्या तरीका है, पहले बोल दिया एंड देन। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे किसी मेरे वीडियो पे, और कुछ ऑफेंसिव था भी नहीं, राइट, उस पे ये आया कि इसको मार देना चाहिए। मैंने कहा एक जोक के लिए इतना हेट, ये आदमी क्या, मतलब इसकी क्या मेंटालिटी है। फिर मैंने ऐसे उसको प्रोफाइल पे गया, इंस्टाग्राम पे हो रहा था, एंड वो पुणे के कॉलेज का स्टूडेंट था। और इंसिडेंटली उस कॉलेज में मैंने 2015 या 16 में आई हैड परफॉर्म्ड एट दैट कॉलेज, एंड उसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया हुआ था, राइट। सो आई हैड हिज नंबर, तो मैंने ऐसे ही उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा एक लड़का है आपके कॉलेज में है, एंड दिस इज व्हाट ही हैज कमेंटेड। तो उन्होंने इमीडिएटली उस लड़के को बुलाया, मेड अ वीडियो कॉल टू मी, दैट गाय अपोलोजाइज्ड। उन्होंने कहा मैं उसको रस्टिकेट करा, मैंने कहा सर उसका करियर खराब हो जाएगा, जस्ट उसको ये बताना कि दुनिया बहुत छोटी है,
राइट? तो आपका ये नहीं है कि आप उसने ये कुछ कभी भी इमेजिन नहीं किया आप होगा। कुछ भी कमेंट करोगे हम्म। एंड आप नोटिस नहीं होंगे। मैंने उसको ये बोला कि ये दिस कुड हैव गॉन मच वर्स फॉर यू, यस, राइट? सस्पेंड हो सकता था, मैं चाहता तो पुलिस कंप्लेंट भी मैं कर सकता ऑफ हूँ, कोर्स। राइट? तो ये थोड़ा सा है, मतलब कभी कभी इट गेट्स टू यू, बट या 90% ऑफ द टाइम्स यू काइंड ऑफ Deal इग्नोर with इट। it, yeah. सो मंदार जी, आई वुड लाइक टू आस्क, मतलब हमारी जो ऑडियंस है जो स्टैंड अप कॉमेडी स्पेसिफिकली करना चाहती है या फिर आर्टिस्ट है, उनको आप क्या सजेशन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक एक मैसेज वही होगा, कोई भी आर्ट फॉर्म होगा या कोई भी काम फॉर दैट मैटर, राइट? देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, राइट? अगर आपको कॉमेडियन बनना है तो पहले तो लिखने की आदत डाल दो, कि जब आप 10 पेज लिखोगे ना तब उसमें से 4 लाइन आपको यूजफुल मिलेंगे। एक बार वो भी होगा तो भी आपको एक लाइव ऑडियंस के सामने उसको लाना ही पड़ेगा। जब आप एक ही कंटेंट 40-50 बार करते हो तब जाके वो शो में यूजेबल होता है। तो वो प्रोसेस जो है ना उसको कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको करते रहना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो ब्लेस्ड होते हैं जिनको बहुत कम आइटरेशंस लगते हैं, या कि इन्होंने 1-2 बार परफॉर्म कर लिया, उनको उसका फाइनल वर्जन मिल जाता है। कई लोगों को 10 साल लग जाते हैं, कई लोगों को 5 साल लग जाते हैं। तो हर किसी के लिए वो जो आर्क है ना वो अलग है। राइट राइट। आपको बस आपका वो आर्क ढूंढना है। एंड ऑफ द डे अब ये है कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो जो चैलेंज है वही अपॉर्चुनिटी भी है कि हर तरह के, हर जॉनर के आर्ट के लिए ऑडियंस है। या कि अगर आप, जैसे आप एक्टर हो तो एक वो है ना कि एक अच्छा जो कंटेंट है, राइट? अब अच्छी वेब सीरीज अगर मैं बोलूँ तो अगर नाम ले सकते हैं तो लेट्स से, राइट, नार्कोज है या गेम ऑफ थ्रोन्स है जो बहुत ही प्रोडक्शन हेवी है एंड अच्छी स्टोरीज है, उसके लिए भी मार्केट है। एंड वो जो एक साइडी ओटीटीज जो होते हैं ना उसमें जो क्रिंज कंटेंट है उसकी भी उसके ऑडियंस लिए भी एक मार्केट है। करेक्ट राइट? तो हर किसी को अपनी मार्केट पकड़नी है, हर किसी को उस मार्केट को केटर करना है। या तो कई बार लोग ये होता है ना, लोग कहते हैं अरे यार वो क्या कर रहा है, वो ऐसे क्यों रील्स बना रही है, ऐसे उन्होंने अपना एक मार्केट क्रिएट उनका किया है। एक टाइम पर मुझे लगता है उनका ऑडियंस जो बेस होता है वो काफी स्ट्रांग रहता है एट सर्टेन केसेस। एंड वो होता है ना कि आप लोगों को नहीं बोल सकते कि आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली। लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मतलब वो सेइंग है ना कि इफ द क्लाइंट वांट्स अ डोंकी गिव हिम अ डोंकी, डोंट ट्राई टू सेल हिम अ हॉर्स। ट्रू। तो वो कई बार होता है कि कभी कभी ना यू ओवर एनालाइज थिंग्स। यस। एंड बस मार्केट को जो चाहिए वो उनको दे दो, वो लोग खुश है। Yeah. बिकॉज कोई आपके करियर में ना बियॉन्ड पॉइंट इन्वेस्टेड नहीं रहता। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट, आपका हर वीक में एक एपिसोड आता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी एक हैबिट बन जाएगी कि प्रियंका जी का एपिसोड आता है हर ट्यूसडे को, लेट से 7 बजे आता है, तो मैं इसको 8 बजे खाना खाता हूँ मैं तब देखूंगा 8 से 9, एंड फिर मैं सो जाऊंगा। उसके बाद प्रियंका जी मेरे लाइफ में आएगी अगले हफ्ते में। करेक्ट राइट? सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे में सोच भी नहीं रहा हूँ आपके बारे में, तो मैं उतना ही इन्वेस्टेड हूँ आपके लाइफ में। Nice. तो बस उतना ही रखना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील कि यार मेरा जो ऑडियंस है ना उनको मुझे पूरा 24/7 कंज्यूम करते रहना चाहिए, वो नहीं है। बिकॉज आपकी तरह लाखों लोग हैं इस दुनिया में, मतलब यू आर जस्ट वन स्वाइप अवे। ट्रू। ये होने के बाद यू विल स्टॉप एग्जिस्टिंग इन देयर लाइफ। तो then it's a good thing और beautiful conversation that I had with you, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात करके। एंड बिकॉज अभी उसी क्वेश्चन पे, आपके फेवरेट एनी वन फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों? तो मुझे ना ऑनेस्टली मुझे अमेरिकन कॉमेडियंस इतने पसंद नहीं है। कुछ है बट आई मीन इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस में जो कंटेंट की डेप्थ होती है ना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हिंदी कॉमेडियंस में। सो आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट इज विपुल गोयल। विपुल गोयल, तो विपुल गोयल आई कंसीडर हिम लाइक, जैसे वो एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य थे ना, तो वैसे वो बहुत सारे कॉमेडियंस के लिए है। तो आई थिंक राइटिंग का स्ट्रक्चर होगा, कंटेंट का पेस होगा, आई थिंक वो सारा उनसे ही बहुत लोगों ने सीखा है। तो आई थिंक अगर एक ऐसा आप पूछोगे कि वन कॉमेडियन हु यू वुड वॉच फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई थिंक विपुल गोयल इज, बट अमित टंडन इज आल्सो समबडी दैट आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर। एंड अमित टंडन इज लाइक माय एल्डर ब्रदर इन द कॉमेडी सीन, तो काफ़ी मेंटरिंग भी करते रहते हैं एंड काफ़ी हेल्प भी होता है उनसे। सो आई थिंक आपके साथ ऐसा नहीं होता सर कभी कि फैमिली में वैसा कोई एनवायरनमेंट है और आप पंचेस दे रहे हैं एंड फैमिली इज लाइक, या बच्चे हो, मम्मी पापा हो या वाइफ हो आपकी, हाउ उनका रिएक्शन कैसा रहता है? नहीं, तो फैमिली में ना फॉर्चुनेटली ऐसा है कि सारे कॉमेडियंस हैं। अच्छा, मतलब कॉमेडियंस मतलब
फन इन अ वे, सेंस ऑफ मतलब ह्यूमर हमारे है। जब भी फैमिली गेट टुगेदर होता है ना, तब ऐसे जोक ही चल रहे होते हैं, मतलब माहौल ही वैसा होता है। तो और ये Very आई थिंक nice. 3 जनरेशन से वैसे ही चल रहा है, मतलब ग्रैंडफादर It's in the blood, मतलब I can judge that. तो घर में माहौल वैसा है। तो मुझे कभी कभी ये भी नहीं लगता कि आई एम द फनीस्ट कॉमेडियन इन माय फैमिली, मतलब कुछ लोग इतने ही है, बट इट्स जस्ट दैट प्रोफेशनली मैं कर रहा हूँ। बट या फैमिली में माहौल थोड़ा है, कई बार लोग पूछे ना अपने पेरेंट्स पे तो जोक कर रहा है, तो Yeah. व्हाट इज देयर रिएक्शन, मैंने कहा है because my dad has lived in a hostel during his engineering. He was in IIT Bombay. अच्छा। तो वो 5 साल के लिए थे वहाँ पे, तो हॉस्टल पे रहा हुआ आदमी, तो उसका थ्रेशोल्ड एक अलग ही लेवल पे। Of course. अभी क्योंकि हम स्पेसिफिकली हैं, दिस इज एक चीज मैं बहुत आपसे पूछना चाह रही थी, बिकॉज आप मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो कोई ऐसी मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई फेवरेट खाने की चीज हो या मुंबई की कोई ऐसी खासियत हो जो आपको लगता है, जो आप बता सकते हो, जो जनरली नहीं पता है लोगों को? फेवरेट खाने की चीज आई थिंक अगर नंबर 1 पूछोगे तो वड़ा पाव ही है, बिकॉज वही स्कूल से खाते आ रहे हैं। एंड जो लोगों को पता नहीं हो, आई थिंक अब मिसल भी काफी मेन स्ट्रीम हो गया है। एक टाइम तक ऑलमोस्ट एक 10-12 साल पहले तक ना मिसल क्या है मालूम नहीं था मुंबई के बाहर के लोगों को, बट आई थिंक वो अगेन यूट्यूब आने के बाद लोगों को वो पता चल पता गया है। है। आई थिंक काफी महाराष्ट्र में ना अलग अलग टाइप की कुजीन्स है, जैसे मालवनी हो गया जो कोंकण, साउथ कोंकण का है, राइट। या कोल्हापुर साइड जो वेस्टर्न महाराष्ट्र बोलते हैं उसका एक अलग क्यूजीन है। नागपुर में जाओगे तो साउजी करके एक अलग क्यूजीन है, राइट। तो आई थिंक ऐसे काफ़ी सारे हिडन जेम्स है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो आई थिंक हर जगह के वो एक्सप्लोर, बट ऐसे अगर आप अभी पूछोगे जो लोगों ने नहीं डिस्कवर किया है, ऐसा तो कुछ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से वैसे मोस्टली चीजें पता चली हाँ, जाती क्योंकि हैं ऐसे आजकल। मुंबई पुणे ना जैसे मेल्टिंग पॉट हो गया है, पूरे देश से लोग हैं, हैं। तो वो काफी ऐसा मतलब मेन स्ट्रीम हो ही चुकी है हर चीज ऑलमोस्ट। Nice. So I think this was really lovely talking to you, and thank you here. so much for being on Living Unicorns. I hope you enjoyed it. Yeah, I hope your channel also becomes like a unicorn real soon. Oh, So thank you so much. That's really sweet of you. And so this was Mandar Bhide and on Living Unicorns. Thank you so much for watching us. Bye bye.